हेलो दोस्तों, वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फिर से कुछ इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन लेके आ गया हूं। MOH, DHA, हार्ड, OMSB, MOPH, NHRA प्रोमेट्रिक एग्जाम्स के लिए सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन का कमेंट करके आप आंसर दीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। सॉरी, कुछ लॉन्ग टाइम तक मैं लगभग 1 वीक तक कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था, थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाया था। आगे से मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू आपको स्टडी करवाता रहूँ। ओके, हमने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए। क्वेश्चन था वन पार्ट ऑफ द HEENT हिंट एग्जाम इज टू चेक द आई विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। उसमें देखो, जब भी आई का नाम आता है, आई चेकअप के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं ऑप्थेल्मोस्कोप। ओके, ऑप्थेल्मोस्कोप, जहाँ भी आई चेकअप की बात आती है सबसे पहले हमें यदि ऑप्शन में मिलता है ऑप्थेल्मोस्कोप तो वही हम सिलेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे अपना करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए, ऑप्थेल्मोस्कोप। ओके, तो चलो चलते हैं हम आज के क्वेश्चंस के ऊपर। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट विद नोजिया एस्पिरेशन, व्हाट द पोजीशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को नोजिया है प्लस एस्पिरेट करने के चांसेस है, तो उसको पोजीशन हम कौन सी देंगे पेशेंट को। ऑप्शन देखें, ए राइट लेटरल, बी लेफ्ट लेटरल, सी सेमीफाउलर, डी सुपाइन। तो यहाँ पे चीज़ देख पा रहे हैं, नोजिया है प्लस नोजिया की वजह से हो सकता है वोमिटिंग हो जाए, उसके वजह से एस्पिरेशन के चांसेस हैं। तो ऐसे वाले कंडीशन में हम पेशेंट को हमेशा देंगे लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ताकि जो भी कुछ सीक्रेशंस है या वोमिटिंग वगैरह हो तो वो बाहर निकल के गिर जाए। ठीक है, वो एस्पिरेट नहीं करे, उसके लिए हम देंगे उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर, पेशेंट कम टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद कफिंग एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। यू सस्पेक्ट पेशेंट हैज अस्थमा अटैक। द साउंड यू एक्सपेक्ट टू हियर इज। ऑप्शन देखें, ए व्हीजिंग, ऑप्शन बी क्रोनिक, ऑप्शन सी क्रैकल्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इमरजेंसी डिपार्टमेंट के पास अपने एक पेशेंट आया है, कफिंग है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग है और हम सस्पेक्ट करें कि उसको अस्थमा अटैक हुआ है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि लंग साउंड कैसी सुनाई देगी हमें, ये पूछा है इसके अंदर। हर एक क्वेश्चन के बाद कुछ सेकंड का टाइम दूंगा मैं आपको, ताकि आप इजीली आंसर दे सकें। तो हाँ, इसके लिए क्या कौन सी साउंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे कौन सी साउंड हमें सुनाई दे सकती है। तो देखिए, यहाँ पे अस्थमा अटैक है, अस्थमा अटैक में हमें मोर चांसेस होते हैं, मोस्टली चांसेस होते हैं कि वहाँ पे व्हीजिंग साउंड वहाँ पे सुनाई दे हमें। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वहाँ पे व्हीजिंग साउंड सुनाई दे। ठीक है, ये एक्सेप्ट नहीं है, एक्सेप्ट है। ठीक है, कुछ बच्चे हैं, मैंने कई बार देखा कि बच्चे एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना, एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट स्पेलिंग सेम सेम सी। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर, ए यंग गर्ल दैट लिविंग विद हर पेरेंट्स and her grandfather going to bad hygienic school, she affected with a virus, what the possible cause for her disease। ऑप्शन देखें, ए the virus transferred from the unclean city she lives in, option B the virus transferred to her from the school, option C the summer weather is the cause, option D द क्राउडेड होम। एक यंग गर्ल है जो एक अपने पेरेंट्स के साथ रहती है घर के अंदर, प्लस उसके ग्रैंडफादर है, लेकिन वो एक अनहाइजेनिक, बैड हाइजेनिक वाले स्कूल में पढ़ती है और वो वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है। तो उसका पॉसिबल कोज क्या हो सकता है। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन में ही दिख रहा है कि वो बैड हाइजेनिक स्कूल के अंदर पढ़ रही है। ठीक है, तो ऐसे वाले कंडीशन में अपना करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन बी द वायरस ट्रांसफर टू हर फ्रॉम स्कूल। ठीक है, स्कूल से ट्रांसफ़र होने के मैक्सिमम चांसेस है, क्योंकि वहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं की जा रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर,
A newly delivered infant has a pink trunk and blue hands and feet, pulse rate of the 60 and does not respond to your attempt to stimulate her. She also appears to be limp and taking slow, gasping breaths. What is her APGAR score? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। एक इन्फेंट है जो अभी डिलीवर्ड हुआ, उसका ट्रंक है वो पिंक है एंड हैंड्स हैं ब्लू है, हैंड्स एंड फीट है वो ब्लू है, पल्स रेट आ रही है 60 उसका, और नॉट रेस्पॉन्ड टू अटेंडिंग स्टिमुलेट्स, यानी वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो इसमें पूछा कि सी आल्सो अपीयर्स टू बी लिम्ब एंड टेकिंग स्लो, गास्पिंग ब्रीथ्स। ठीक है, तो ऐसे वाले कंडीशन में अपगार स्कोर कितना होगा ये पूछा है। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे अपगार स्कोर यहाँ पे देखने को मिलेगा 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। द मोस्ट सेफ एंड नॉन इन्वेजिव साइट टू मेजर द टेम्परेचर इज। ऑप्शन देखिए, ए टिम्पेनिक साइट, ऑप्शन बी एक्सिलरी साइट, ऑप्शन सी रेक्टल साइट, ऑप्शन डी ओरल साइट। मोस्ट सेफ एंड नॉन इन्वेजिव साइट, इसमें पूछा मोस्ट सेफ, मोस्ट रिकमेंडेड साइट नहीं पूछा है। मोस्ट रिकमेंडेड साइट होता है तो वो होता है ओरल साइट, लेकिन यहाँ पे मोस्ट सेफ एंड नॉन इन्वेजिव साइट। ठीक है, तो ऐसे वाले कंडीशन में जिसमें कोई रिस्क नहीं है, पूरा सेफ है ऑल टाइम से, वो होगा एक्सिलरी। एक्सिलरी टेम्परेचर लेना पूरी तरह से सेफ है। टिम्पेनिक से लिया, समटाइम्स हो गया कि टिम्पेनिक से लिया, लाइक बच्चे का लिया हमने, हिला दिया, उस कंडीशन में वहाँ इंजरी हो सकती है। रेक्टल में इंजरी हो सकती है, ओरल में समझ ही रहे हो आप, ओरल में इंजरी हो सकती है, लेकिन एक्सिलरी है उसमें वो सबसे ज़्यादा सेफ है। ठीक है, यहाँ पे पूछा मोस्ट सेफ, यदि मोस्ट रिकमेंडेड पूछता तो वहाँ पे आता ओरल साइट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। द नर्स परफॉर्म ए रूटीन असेसमेंट ऑफ न्यू बॉर्न बॉय हु वाज बोर्न 30 मिनट्स बिफोर। वन टेस्टिकल इज descended and the urinary meatus open on the underside of the ventral shaft. Based on the findings, which additional body part should be examined carefully? ऑप्शन देखिए, ए अम्बिलिकस, ऑप्शन बी बटक्स, ऑप्शन सी ग्राइन, ऑप्शन डी एनस। एक नर्स है, एक रूटीन असेसमेंट कर रही है एक न्यू बोर्न का, जो अभी 30 मिनट पहले बोर्न हुआ है। नर्स ने देखा है कि उसका वन टेस्टिकल है वो डिसेंडेड है, यूरिनरी जो मीटर्स ओपनिंग है वो कहाँ पे अंडर साइड ऑफ द वेंट्रल शाफ्ट के अंदर। तो इस फाइंडिंग के आधार पर, अकॉर्डिंग टू दिस फाइंडिंग या बेस्ड ऑन दिस फाइंडिंग, कौन सी एडिशनल बॉडी पार्ट का एग्जामिनेशन केयरफुली करना होगा ये पूछा है। कौन से बॉडी पार्ट का एग्जामिनेशन केयरफुली करना है इसके अकॉर्डिंग, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना ये, और आगे भी पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, तो कौन सी फाइंडिंग्स है जो हमें मोस्ट कॉमनली करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, जेनेटल ऑर्गन्स के डिफेक्ट्स हो रहा है, तो ऐसे वाले कंडीशन में एक एनल एग्जामिनेशन है वो करना भी बहुत ज़रूरी है, केयरफुली करना ज़रूरी है। ठीक है, वहाँ पे कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एनस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। ए 16-year-old boy is in the post-operative care unit 2 hours after a tonsillectomy. He is alert and oriented but complains of severe throat pain and difficulty swallowing. He rates the pain at the level 7 on a scale of 1 to 10. The urine output from the Foley catheter is 45 ml over the past 2 hours. Blood pressure is 130/74 mm of Hg. Heart rate 64 per minute. Respiration 18 per minute. Oxygen saturation 98% on room air. Which clinical finding is most important to report to the doctor? ऑप्शन देखिए,
ए डिफिकल्टी swallowing, ऑप्शन बी ऑक्सीजन सेचुरेशन, ऑप्शन सी यूरिनरी आउटपुट, ऑप्शन डी पेन लेवल। अपने पास एक 16 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसका क्या हुआ है, टॉन्सिलेक्टोमी हुआ है, ठीक है। टॉन्सिलेक्टोमी होने के बाद 2 घंटे के बाद हम देख रहे हैं बच्चे को, तो बच्चा है वो 16 ईयर ओल्ड पेशेंट है, वो क्या कंप्लेन कर रहा है, थ्रोट में सीवियर पेन कर रहा है, पेन का स्कोर बोल रहे हैं 10 में से 7, ओके। एंड उसका यूरिन आउटपुट है फोलिज कैथेटर के द्वारा 45 ml आ रहा है 2 आवर्स में, इनके ऑपरेशन होने के बाद 45 ml आया अभी तक। ब्लड प्रेशर 130/74 है, हार्ट रेट 64 है, रेस्पिरेशन 18 है, ऑक्सीजन सिचुएशन 98% और रूम एयर है। तो इसमें पूछा कि कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है जो हमें डॉक्टर को रिपोर्ट करनी है, इनमें से ये पूछा है कौन सी मोस्ट कॉमन फाइंडिंग है जो हमें डॉक्टर को रिपोर्ट करनी चाहिए। बताइए कौन सी मोस्ट कॉमन फाइंडिंग है जो हम रिपोर्ट करेंगे डॉक्टर को। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, देखिए डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, टॉन्सिलेक्टोमी हुआ है, इनकी ऑपरेशन गले का ऑपरेशन हुआ तो जाहिर सी बात है वहाँ पे स्वॉलिंग में डिफ़िकल्टी मिलेगी, उसको रिपोर्ट करने का जरूरत नहीं। ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑलरेडी 98% आ रही है ऑन रूम एयर। यूरिन आउटपुट है वो लेस मिल सकता है क्योंकि ओरली कुछ नहीं गया है, इसलिए लेस मिल सकता है। बट पेन लेवल यहाँ पे आप देख रहे हो 10 में से 7 सीवियर पेन अंदर आएगा, तो ये ऐसे वाले कंडीशन में हमें पेन लेवल को इन्फॉर्म करना मोस्ट ज़रूरी है इनमें से, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट करने के लिए है वो है पेन लेवल, ओके। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, आर्टिक एनेरिज्म ऑपरेशन व्हाट टाइप ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन। ऑप्शन देखें, ए इमरजेंसी, बी डायग्नोस्टिक, ऑप्शन सी इलेक्टिव, ऑप्शन डी अर्जेंट। आर्टिक एनेरिज्म है ऑपरेशन करना है, आर्टिक एनेरिज्म का ऑपरेशन करना, तो ये कौन सा सर्जिकल इंटरवेंशन में आएगा, किस टाइप के सर्जिकल इंटरवेंशन में आएगा ये। आर्टिक एनेरिज्म ऑपरेशन किस टाइप के ऑपरेशन में आएगा, किस टाइप की सर्जरी में आएगा। देखिए आर्टिक एनेरिज्म में तो इसमें इसको करना क्या ज़रूरी है, इसको इमरजेंसी, ये सिचुएशन है कि इनकी अभी करना ज़रूरी ही है, ठीक है। कुछ लोग हैं इमरजेंसी और अर्जेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक बात मैं क्लियर कर दूं, इमरजेंसी वो होता है जिसके अंदर के आप कि उसको एज सून एज पॉसिबल उसको करना ज़रूरी है, एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। जितना जल्दी सर्जरी करना ज़रूरी होता है वो आता है इमरजेंसी में। अर्जेंट वो होता है कि हमें ऑब्जर्वेशन में रखना है, जितना जल्दी एग्री हो पाए उसके की। अर्जेंट तो है वो, लेकिन ये नहीं है कि अभी करना पड़ेगा, विद इन 1 डेज 2 डेज या कितना भी वो टाइम है उसके पास, लेकिन करना ज़रूरी है, वो आएगा अर्जेंट में, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इमरजेंसी है तो ऑन द स्पॉट ही करना है, अर्जेंट है तो वो लाइक समटाइम्स फैमिली मेम्बर मनी वगैरह अरेंज नहीं कर पाते हैं, उसके लिए थोड़ा लेट हो सकता है, या उसको बोलेंगे अर्जेंट है नेक्स्ट वीक करना ज़रूरी है, वो आएगी अर्जेंट के अंदर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, पेशेंट हैज़ स्वेलिंग ऑन बोथ लेग्स, टू असेस एंड डायग्नोसिस दिस विच ऑफ द फॉलोइंग आई शुड डू। ऑप्शन देखें, ए एस्कल्टेशन, ऑप्शन बी पाल्पेशन, ऑप्शन सी इंस्पेक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। पेशेंट है जिसको बोथ लेग्स के अंदर स्वेलिंग है, तो इसको डायग्नोसिस को असेस करने के लिए, टू असेस द डायग्नोसिस, उसको डायग्नोसिस को असेस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये पूछा है। स्वेलिंग को असेस करने के लिए क्या करते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्वेलिंग आ रही है, बोथ लेग्स में स्वेलिंग आ रही है, तो उसको असेस करने के लिए हम क्या करेंगे, इनमें से कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे। तो हमेशा कभी भी स्वेलिंग को करते हैं पाल्पेट करके देखते हैं, ओके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आई थिंक ये सबको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, ए पेशेंट हैज़ एन ऑर्डर फॉर 2000 milliliter ml of intravenous fluid to infuse over shift hours. The available IV tubing has a drip factor of 10 GTT and 10 drop per minute. Which of the following rate is correct? ऑप्शन देखें, A 125 ml per hour, ऑप्शन B
125 ड्रॉप पर मिनट, ऑप्शन सी 42 ड्रॉप पर मिनट, ऑप्शन डी 42 ml पर आवर। एक पेशेंट है जिसके लिए ऑर्डर डाला गया है 2 लीटर या 2000 ml इंट्रावेनसली देना है, इन्फ्यूज़ करना है ओवर शिफ्ट आवर्स। अब यहाँ पे ओवर शिफ्ट आवर्स जो इंडिया वाले स्पेशली बोल दूँ, शिफ्ट आवर वहाँ पे 6 आवर्स का होता है, लेकिन यहाँ पे गल्फ में आओगे तो यहाँ पे बेसिक शिफ्ट आवर 8 आवर्स का होता है। ठीक है, तो गल्फ के लिए ये चीज़ ध्यान में, जब भी शिफ्ट आवर्स देगा तो 8 आवर कैलकुलेट करना है वहाँ पे, ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ड्रॉप फैक्टर है वो दे रखा है 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसका कितना ml पर आवर देंगे या कितना ड्रॉप पर मिनट देंगे वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए वही अपना फॉर्मूला है, वॉल्यूम है ml के अंदर, ऑलरेडी ml में ही दे रखी है, मिनट्स यानी कि 8 आवर्स होगा यहाँ पे। ठीक है, ओवर शिफ्ट आवर्स यानी कि 8 आवर मैंने बताया अभी, तो मिनट्स की जगह 8 × 60 हो जाएगा, ड्रॉप फैक्टर अपने पास 10 है। ठीक है, तो आ जाएगा फ्लो रेट। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा ये अपने पास आएगा 42 ड्रॉप्स पर मिनट। आंसर 41.66 आता है, लेकिन यहाँ पे 5 से ज़्यादा आता है, 0.5 से ज़्यादा आता है तो आगे वाले में काउंट करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, या फिर 0.5 से कम आता है तो ऐड नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 42 ड्रॉप्स पर मिनट। क्लियर, ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन गलत करके आया था। एक स्टूडेंट है वो गलत करके आया था, नाम नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन वो गलत करके आया था कि उसने शिफ्ट की जगह 6 आवर ऐड किया ओनली। तो यहाँ पे 6 आवर नहीं होता है, यहाँ पे बेसिक ड्यूटी आवर्स होते हैं 8 आवर्स। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, ऑन द अस्कल्टेशन द फिजिशियन heard the patient's heart and with crackle sound and wheezing, where could the problem is exist? ऑप्शन देखें, ए राइट वेंट्रिकल, बी लेफ्ट वेंट्रिकल, सी राइट एट्रियम, डी लेफ्ट एट्रियम। एस्कल्टेशन किया गया, सुनाई दिया गया कि उनके फिजिशियन को हार्ट के अंदर क्रैकल्स एंड वीजिंग साउंड सुनाई दे रहा है। तो ये कौन से पार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट के किस पार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है? हार्ट को जब एस्कल्टेट किया गया, सुना गया है, तो वहाँ पे वीजिंग साउंड आ रहा है, क्रैकल साउंड्स आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्या एग्जिस्ट करती है कि आप ये प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकती है? तो यदि वीजिंग और क्रैकल साउंड आ रहे हैं तो ऐसे वाली कंडीशन में ये अफेक्टेड हो सकता है कि ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर अफेक्टेड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लेफ्ट वेंट्रिकुलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, ए 40-year-old वुमन प्रेजेंटेड विद राइट हिप पेन, palpation of the pelvic girdle is normal, and X-ray shows bone deformities with osteolytic lesions and bone enlargement. The patient has not suffered any trauma and has been generally healthy. Which serum laboratory analysis should be most useful? ऑप्शन देखें, ए एल्कलाइन फॉस्फेट, ऑप्शन बी पैराथायरॉयडिज्म हार्मोन, ऑप्शन सी प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ऑप्शन डी एसिड फॉस्फेटेज। 14-year-old वुमेन है जो अपने पास आई है, उसको राइट हिप में पेन हो रहा है। पाल्पेशन में देखा है कि जो पेल्विक ग्रिड्स हैं वो नॉर्मल है बिल्कुल। एक्सरे किया गया तो उसमें मिला है कि बोन डिफॉर्मिटीज है विद ऑस्टियोलाइटिक लीजन्स एंड बोन एनलार्जमेंट हो रहा है वहाँ पे। पेशेंट है वो किसी ट्रॉमा से सफ़र नहीं किया है, कोई ट्रॉमा नहीं हुआ और जनरली वो हेल्दी है। तो ऐसी वाली कंडीशन में कौन सा सीरम लेबोरेटरी एनालिसिस हम मोस्ट यूजफुल करेंगे? कौन सा सीरम लेबोरेटरी एनालिसिस हम करेंगे ऐसी वाली कंडीशन में? देखिए यहाँ पे बोन डिफॉर्मिटीज हो रहा है, ऑस्टियोलाइटिक लेजन्स एंड बोन एनलार्जमेंट हो रहा है। तो ऐसे वाली कंडीशन में हम करेंगे उसका एल्केलाइन फॉस्फेट चेक। ओके, यहाँ पे मोस्ट यूजफुल होता है एल्केलाइन फॉस्फेट। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर,
A child has an operation and has lepectomy, complicated to breathing difficulty and increase in heart rate. What you suspect? ऑप्शन देखिए, ए हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी हाइपोक्सिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यहाँ पे ऑपरेशन किया गया है, लेपोक्टोमी किया गया है, ठीक है, लेपोक्टोमी किया गया एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है तो एंड हार्ट रेट इंक्रीज हो गई है, क्या सस्पेक्ट करेंगे? देखिए यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, एक तो लेपोक्टोमी है, ये भी आपको नहीं समझ में आता। यहाँ पे देखो ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, जहाँ भी ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है, प्लस यहाँ पे हार्ट रेट इंक्रीज है, वो हार्ट रेट इंक्रीज है तो वो तो इसका दिया भी नहीं है। ब्रीथिंग डिफिकल्टी आती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से आती है, ब्रीथिंग में या रैपिड ब्रीथ होना, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होना, ऐसे वाली कंडीशन में ऑक्सीजन लेवल अपनी बॉडी में कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन दिया है इससे रिलेटेड हाइपोक्सिया, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हाइपोक्सिया, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, इन प्लानिंग होम केयर फॉर एन इम्यून compromised child, the nurse instructs the parents to use cream on emollient to prevent a manage dry and cracked skin. A parent will best demonstrate understanding of the rationale for this be starting. ऑप्शन देखिए, ए ड्रीम्स विल हेल्प प्रिवेंट डिहाइड्रेशन when my child does not drink enough. Option B, cream will prevent break in the skin and decrease the chance of infection. Option C, pleasantly scented cream will mask other less pleasant smells. Option D, micronutrients in the cream will help prevent malnutrition. एक होम केयर प्लान किया गया एक बच्चे के लिए जो क्या है इम्यून कंप्रेस्ड चाइल्ड है, ठीक है। इम्यून कंप्रेस्ड मतलब इम्यूनिटी इसकी थोड़ी कमज़ोर है, इम्यून कंप्रेस्ड यानी कि लो इम्यूनिटी वाला एक बच्चा है, उसके लिए प्लान कर रहे हैं, ठीक है। नर्स इंस्ट्रक्ट कर रही है कि उसको एक पेरेंट्रो क्रीम यूज़ की जाए, ठीक है, और किसके लिए? ड्राई और क्रैकर स्किन के लिए। ये पेरेंट्स हैं वो बेस्ट डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग। तो ये क्या स्टार्टिंग होगा? इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा अपना? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा अपना ऑप्शन बी, क्रैक्स विल प्रिवेंट ब्रेक इन द स्किन एंड डिक्रीज द चांस ऑफ इन्फेक्शन। ओके, next question 15 number, you have a patient with increasing in pH 7.5 and she has a vomiting as well. What do you suspect her diagnosis based on pH? ऑप्शन देखें, ए रेस्पिरेटरी एल्कोसिस, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन सी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ऑप्शन डी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। पेशेंट है जिसका पीएच है वो इंक्रीज है और वोमिटिंग कर रहा है वो, ठीक है। तो ऐसे वाली कंडीशन में क्या पीएच बेस पे हम क्या डायग्नोसिस कर रहे हैं, क्या डायग्नोसिस सस्पेक्ट कर सकते हैं? तो मैंने एसिड बेस बैलेंस पे पूरा वीडियो बनाया है, उसमें ऑलरेडी मैंने बताया है कि वोमिटिंग होता है तो क्या एसिड बेस बैलेंस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि वोमिटिंग है, वोमिटिंग के अंदर एसिड बेस बैलेंस में देखेंगे तो वोमिटिंग हो रही है, उसको मिलेगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस वहाँ पे, ठीक है। पूरा वीडियो मैंने बनाया, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं पूरा एसिड बेस बैलेंस पे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन सी, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, एन एल्डरली पेशेंट हैड सर्जरी 2 days फॉर एन intestinal obstruction. Vital signs at 10 a.m. are temperature 37.5 या 99.5 Fahrenheit, heart rate is 86, respiration 16, blood pressure level 132/72, pain level is 4 on the scale 0 to 10. The abdominal dressing is dry and intact. The nasal gastric tube to low intermittent suction. The patient
is on strict output and input and output every 2 hours at 12:20 p.m. The patient complain abdominal pain. Upon assessment, the vital signs are temperature 37.5, heart rate at 98, respiration 24, blood pressure 146/88. Pain level is 8 out of 10. The patient abdomen is distended and raised. The dressing remains dry and intact. The nurse should fast. ऑप्शन देखें. A. Increase the suction on his nasal gastric tube to high intermittent suction. Option B. Irrigate the nasal gastric tube to check the patency. Option C. Medicate the patient for pain as order. Option D. Reposition the patient on the right side. एक एल्डरली पेशेंट है, ठीक है, जिसके 2 दिन पहले सर्जरी हुई है किसके, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से. वाइटल साइंस है उसके नॉर्मल है, पेन लेवल वाइटल साइन आप देख पा रहे हैं नॉर्मल है, पेन लेवल आ रहा है 4, ठीक है. जो ड्रेसिंग की गई है वो भी ड्राई है, इंटेक्ट है. नेजल गैस्ट्रिक ट्यूब है, लो सक्शन पे चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इनपुट आउटपुट मेजर किया जा रहा है सेकेंड आवरली, ठीक है. एट उसका 12:20 पर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है. ये सारा था 10 AM पे, 10 AM पे सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, लेकिन 12:20 पे हमने असेस किया है कि वाइटल साइंस में उनमें से टेम्परेचर नॉर्मल है, हार्ट रेट 98 आ रहा, रेस्पिरेशन 24 आ रहा, ब्लड प्रेशर बढ़ गया 146/88 हो गया है. पेन लेवल है वो भी बढ़ गया है, 8 आ गया, सीवियर हो गया, ठीक है. तो ऐसे वाली कंडीशन में नर्स है वो सबसे पहले क्या करेगी, ये पूछा है. द नर्स शुड फर्स्ट. नर्स ऐसे वाली कंडीशन में सबसे पहले क्या करेगी. तो यहाँ पे देखिए मेन चीज़ क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे. मेन चीज़ है कि पेन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हो सकता है उसकी वजह से भी बीपी बढ़ाओ, कि पेन बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, ठीक है. तो ऐसे वाले कंडीशन में सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले उसका पेन कंट्रोल करेंगे. तो फिर मेडिकेशन देंगे उसको जो पेन के लिए है, ठीक है. यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, medicate the patient for pain as ordered. Okay. Next question 17 number. Which of the following patient with the heart disease has fluid volume exceed? ऑप्शन देखें. A. right heart failure. ऑप्शन B. left heart failure. ऑप्शन C. COPD. ऑप्शन D. CKD. इसमें पूछा कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट, इनमें से कौन सा पेशेंट है जो हार्ट डिजीज, जिसका हार्ट डिजीज है, हैज फ्लूइड वॉल्यूम एक्सीड. इनकी फ्लूइड वॉल्यूम एक्सीड होने की वजह से हार्ट डिजीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. कौन सा पेशेंट है जो हार्ट फ्लूइड वॉल्यूम एक्सीड हो गया है, तो हार्ट डिजीज है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा जो बोल सकते हैं आप. तो एक बात देख लीजिए, अब यहाँ पे फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ा है. यदि बॉडी के अंदर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ गया है, फ्लूइड का लेवल बढ़ गया है, तो प्रेशर कहाँ पे पड़ेगा, यानी कि जो हार्ट का जो पंपिंग पार्ट है, हार्ट का जो पंपिंग पार्ट है वहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा. तो पंप कौन सा पार्ट करता है, राइट हार्ट, कौन सा करता है, राइट पार्ट द हार्ट. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राइट हार्ट फेल्यूर. यहाँ पे देखने को मिलेगा राइट हार्ट फेल्यूर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर. A reduce the risk of treatment methicillin resistant Staphylococcus aureus from an infectious wound. Which of the following standard precautions should be implemented? यानी कि रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि एक पेशेंट है जिसका मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरस से इफेक्टेड है, तो उसका ट्रीटमेंट में रिस्क को रिड्यूस करने के लिए फ्रॉम इन्फेक्शियस वुंड को, ठीक है. तो कौन से स्टैंडर्ड प्रिकॉशन यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कौन सा प्रिकॉशन हम यूज करेंगे. तो जाहिर सी बात है वुंड है, ठीक है. यहाँ पे करेक्ट, यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखिए पहले, रिवर्स आइसोलेशन बी, एयरबोर्न सी, कॉन्टैक्ट डी, ड्रॉपलेट. तो यहाँ पे क्लियर है कि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शियस वुंड है, तो ऐसे वाली कंडीशन में कॉन्टैक्ट करने से बचेंगे, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बचेंगे. तो यहाँ पे कौन सा प्रिकॉशन यूज़ करेंगे, कॉन्टैक्ट वाला, ठीक है.
उन वुंड को तो तभी तो अफेक्टेड होता है ना, एक 1% से दूसरे पेशेंट तभी ट्रांसफर होगा जब कॉन्टैक्ट करेंगे उससे, ठीक है, टच करेंगे। तो ऐसे वाली कंडीशन में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाला प्रिकॉशन हम यूज़ करेंगे, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, ए चाइल्ड डायग्नोस्ड विद ब्रोंकाइटिस, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन कैन बी गिविंग टू द चाइल्ड पेरेंट व्हेन डिस्चार्ज होम। ऑप्शन देखिए, ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर ओनली, ऑप्शन बी फ्री टू सेल्फ केयर, ऑप्शन सी हैंड वॉशिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एक बच्चा है जिसको डायग्नोसिस हुआ ब्रोंकाइटिस, ठीक है, और वो अभी डिस्चार्ज आया, तो डिस्चार्ज जा रहा है होम के घर पे जा रहा है डिस्चार्ज होके, तो उसमें जो डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन है, डिस्चार्ज एजुकेशन है, उसके अंदर पेरेंट्स को मोस्ट अप्रोप्रिएटली क्या इंस्ट्रक्शन हम देंगे, ये पूछा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा इंस्ट्रक्शन देंगे। तो यहाँ पे कभी भी बच्चे का है वो ऐसे वाली कंडीशन में कहीं इन्फेक्शन ना फैले, उसके लिए हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग, इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हैंड वॉशिंग के बारे में उसको इंस्ट्रक्शन देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, ए चाइल्ड विद अस्थमा हैज़ एन ऑर्डर फॉर एल्बुटेरॉल, प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन द नर्स मस्ट। ऑप्शन देखिए, ए असेस द पेशेंट हार्ट रेट, ऑप्शन बी प्री ऑक्सीजनेशन द पेशेंट, ऑप्शन सी फीड द पेशेंट ए स्नैक, ऑप्शन डी ऑब्टेन वेनस असेस। एक चाइल्ड है जिसको अस्थमा है, ठीक है, जिसको और उसको एल्बुटेरॉल ऑर्डर किया गया है, तो एल्बुटेरॉल मेडिसिन देने से पहले नर्स क्या करेगी। एल्बुटेरॉल एडमिनिस्टर करने से पहले नर्स सबसे पहले क्या चेक करेगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या चेक करेगी एल्बुटेरॉल एडमिनिस्टर करने से पहले। देखिए, एल्बुटेरॉल है उसका साइड इफ़ेक्ट होता है कि वो हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, तो ऐसे वाले कंडीशन में उसके हार्ट रेट देखना बहुत ज़रूरी है उसको एडमिनिस्टर करने से पहले। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, असेस द पेशेंट हार्ट रेट। क्लियर, ये आपके लिए होमवर्क, इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, आप सभी कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर कंडक्टिंग माय वीडियो, आई होप ये आपके लिए यूजफुल हो सारे के सारे क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट हैं, तो आई होप कि आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए होती है आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, या मेरे सोशल मीडिया का लिंक मैंने यूट्यूब बायो में दिया हो, वहाँ पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के प्रोसेस करवानी है ऑल ओवर गल्फ के लिए, लाइक डाटा फ्लो, एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम बुकिंग करनी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।